इसी हफ्ते जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और वो है कि बिलाखिर जो कौमी असम्बली से जो अगले माली साल का बजट है वो पास हो गया है और हुकूमत को उसमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वैसे तो बजट के हवाले से जो तजावीज़ थी जब बजट प्रेजेंट किया गया था वो हमने सामने रखी थी, लेकिन क्योंकि वो बजट तजावीज़ होती हैं, क्योंकि जब तक कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल पास नहीं हो जाता तो उसमें रद्द-ओ-बदल की जा सकती है। तो कोशिश करेंगे ये जानने की कि ये जो बजट जब आया था, पेश किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, तो अब जब पास हो गया है तो उसमें कोई तब्दीली है क्या, गवर्नमेंट आवाम के लिए कोई रिलीफ है, कोई क्या नई बातें हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले शहबाज इसी के हवाले से कि ओवरऑल क्या कोई बड़ी तब्दीली है उसमें, ये एज यूजुअल ज़ाहिर है कि जब बजट पेश किया जाता है जैसे मैंने कहा कि वो तजावीज़ होती हैं, हतमी नहीं होता जब तक कौमी असम्बली उसे पास ना कर ले। तो क्या अब जब हमारे पास एक फाइनल फाइनेंस बिल आ गया है तो कोई ब्रॉडर उसमें चेंजेस हैं या ओवरऑल डायरेक्शन जो है और जो बड़े प्रपोजल्स थे वो दैट रिमेंस द सेम? देखिए, जो डायरेक्शन है बजट की वो तो वही थी जो गवर्नमेंट ने उसको प्रपोज किया पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट ने उसको अप्रूव किया। उसमें कोई ख़ास डायरेक्शन में तब्दीली नहीं थी। कुछ ऐसे प्रपोजल्स थे जिसमें जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना है जिसकी सदारत से नवीद कमर करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कुछ जब बजट को क्लॉज बाय क्लॉज डिबेट किया तो वहाँ पे कुछ चीज़ें सामने आई जिनको करेक्ट किया गया। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे स्टैंडिंग कमेटी करना चाह रही थी कुछ इकदाम, लेकिन कर नहीं सकती थी, IMF की मजबूरियाँ थी। और फिर फाइनली जो एक चीज़ इसके साथ कोइंसाइड कर गई बजट के साथ, वो ऑटो पॉलिसी थी। ऑटो पॉलिसी जो मौजूद है 2021-2026 के पीरियड की, वो 30 जून को ख़त्म हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि सबको पता है 5 साल की ऑटो पॉलिसी है और ये बजट से बहुत पहले ही ये सारी चीज़ें तय हो जाना चाहिए थी, लेकिन जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो उसने प्रॉपर कंसल्टेशन फॉर्मल जो रूल्स के तहत होती हैं वो उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की, मिनिस्ट्रीज़ के उसके ऊपर कंसर्न्स थे। फिर IMF के साथ बहुत लेट ये कुछ प्रपोजल शेयर किए गए, तो उसकी वजह से जो ऑटो पॉलिसी है वो फाइनल नहीं हुई। तो उससे रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल एट द 11th आवर वो क्लियर हुई। फिर मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से मामूली सी उसमें तब्दीली है, कुछ ज़्यादा नहीं। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस। तो अगर आप ओवरऑल बजट को देखें तो जो बजट असेंबली में पेश हुआ था, जो रेफर हुआ स्टैंडिंग कमेटी को जो फाइनेंस किया, और जो बाद में असेंबली को रिपोर्ट पेश की गई कायमा कमेटी की तरफ से, उसमें जो फ़र्क है वो बेहतरी का फ़र्क था। उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो शायद गवर्नमेंट को खुद कर लेनी चाहिए। तो कुछ ब्यूरोक्रेटिक उसमें ऐसी चीज़ें नज़र आई कि जो प्रपोजल्स देखने को तो ठीक लग रहे थे लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से बनाए गए थे। जैसे एक प्रपोजल ये था जिस पर शायद हमने बात भी की थी या नहीं, कि अगर कोई लेट अपना गोशवारा इनकम टैक्स का जमा करवाता है, अगर FBR की तरफ से जो कानून में डेट है वो 30 सितंबर की है और FBR के पास इख्तियार उसमें वो तौसीक कर सकता है, तो तौसीक की हुई डेट के बाद फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर की डेट है लास्ट एक्सटेंडेड, और आप जनवरी में गोशवारा जमा करवाने जाते हैं, तो जनवरी में अगर आप गोशवारा जमा करवाने जाएंगे तो FBR ने यह प्रपोज किया है जी कि जो इंडिविजुअल है 25,000 रुपया जुर्माना दे, जो एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं वो 50,000 रुपया जुर्माना दे, और कुछ बाकी मतलब कंपनीज का उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना जो है प्रपोज कर दिया। तो उन्होंने ये कहा जी कि आपका मकसद यहाँ पे पाकिस्तान में पहले लोग गोशवारे जमा नहीं करवाते, तो आप ये क्यों कर रहे हैं? तो FBR ने कहा जी वो हम इसलिए कर रहे हैं कि लोग जब गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो तब गोशवारा जमा करवाना चाहते हैं। FBR की अपनी जगह पे बात ठीक है, बट बात यह है कि जब कोई गाड़ी और घर खरीद लेता है तो आप तब उसके पीछे चले जाओ, तो आप उसको जुर्माना लगा के उसको डिस्करेज क्यों करें? फिर उसमें खैर जैसे उसमें एक छोटी सी चीज़ है बट कमेटी की उसमें विजडम दी, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर आपका ये कंसर्न है, ऑल दो आप इस चीज़ का आप हतमी तौर पर नहीं कह सकते, सिर्फ यही वजह हो सकती है कि किसी ने लेट गोशवारा जमा करवाया, कोई भी वजह हो सकती है। तो उन्होंने कहा जी जो लेट गोशवारा जमा करवाएगा वो एक अंडरटेकिंग देगा, और लॉ के अंदर ये बात लिख दी गई है कि वो 6 माह तक कोई घर या गाड़ी नहीं खरीद सकेगा यार, उसको रजिस्टर अपने नाम पे नहीं करवा सकेगा इस किस्म की, ताकि वो लो टैक्सेस का फ़र्क क्या होता है, अब जब आपने गोशवारा जमा करवाया, फाइलर बन गया है तो टैक्स रेट कम होता है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो टैक्स रेट ज़्यादा। तो टैक्स रेट बचाने के लिए अगर कोई कर रहा है तो वो नहीं करेगा। तो इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें थी। फिर एक और जो चीज़ उसके अंदर कमेटी की डिस्कशंस के अंदर आई कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है मिनिमम टैक्स का, कि कोई कंपनी या इंडिविजुअल खसारे में है या मुनाफा में, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसने अपनी आमदन का खास हिस्सा, नॉट आमदन, अपनी जो सेल्स हैं उसका 1% या 1.25% या 0.5% मुख्तलिफ रेट्स हैं, वो उसने अपने जो है वो टैक्स में देना है, चाहे वो खसारे में भी जा रहा है। इस किस्म की चीज़ें जब कमेटी के सामने आती हैं तो उसमें बेहतरी बहुत ज़्यादा बिल्स के अंदर आ जाती है। तो इसमें फिर आप ये कह रहे हैं कि ये जो अब गोशवारे जमा कराने वाला जो मामला है, तो वो 25,000 वाली जो पेनल्टी है वो इन्होंने खत्म कर दी, जो प्रपोज की गई थी उसको खत्म कर दिया गया है। 1 लाख रुपए तक थी, कंपनीज के लिए भी थी, वो भी खत्म कर दी। उसमें साथ उन्होंने प्रोवाइजो डाल दिया, कंडीशन डाल दी है कि आइंदा अगर कोई ऐसा करेगा, लेट जमा करवाएगा गोशवारा, तो वो फिर अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी या कोई गाड़ी रजिस्टर नहीं करवा सकेगा 30 जून तक, या 6 महीने तक या 30 जून तक, जो भी जल्दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मई में गाड़ी खरीद, अपने आप को लेट फाइलर बना है
तो 30 जून को वैसे ही उसका साल खत्म हो जाता है तो वो जुलाई में गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकते हैं। इस किस्म की चीज़ें उसके अंदर है। बाकी भी कुछ और जो बात की है टैक्स की बात हो रही है, तो लेट्स ये जो एक और कोशिश कि ताजरों को टैक्स नेट में लाया जाए, तो वो जो प्रपोजल है वो भी अब एक्सेप्ट हो गया है कि जो मिनिमम कम से कम ताजरों ने भी एग्री किया था, या उसमें भी कोई रद्दोबदल की? अच्छा, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। एक तो ये कि जो ताजरों की टैक्स स्कीम है उसका बिल में उसका ताल्लुक नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि कानून के तहत पहले एफबीआर के पास एक इख्तियार है कि वो एक स्पेशल प्रोसीजर के तहत वो इस तरह की स्कीम दे सकता है। ये इख्तियार हुकूमत के पास है। बिल के अंदर उन्होंने एक नई चीज़ डाली है जो बिल्कुल आखिर में आई है, ये पहले नहीं थी, कि अगर कोई ताजिर, ये पहले तो बात ये कि स्कीम है क्या, इस पर बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है। ऑप्शनल स्कीम है। ताजिरों को कहा गया है कि आप या तो नॉर्मल टैक्स रजीम में रहते हो, अपने गोशवारा जमा करवा दो। वो अभी तक कोई 6.5 लाख ताजिर हैं जो टैक्स नेटवर्क के नेट के अंदर है। टोटल जो इनका एफबीआर का ख्याल है कि कोई 45 लाख या 42 लाख के करीब लोग हैं जिनको गोशवारे जमा करवाना चाहिए जो ताजर रजिस्टर पाकिस्तान। तो 6-6.5 लाख हैं। उन्होंने कहा जी बाकियों को हम नेट में लाने के लिए ये स्कीम हम ऑप्शनल लेके आ रहे हैं। वो नॉर्मल स्कीम में नहीं आ रहा तो इधर आ जाए और 1% अपनी सेल का दे दे और 25,000 रुपया मिनिमम दे दे। ये ऑप्शनल स्कीम। अब इस लॉ के अंदर उन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दी है जिससे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं। कानून में ये एक शिक डाली गई है कि जो ताजिर इस स्कीम को ऑप्ट करता है तो ऑप्शनल, तो वो 1 साल के बाद 30 जून 2027 को वो स्कीम से निकल सकता है। अब इसमें सवाल ये है, अगर वो निकलना चाहे तो निकल सकता है, उसको कोई पूछेगा नहीं। अच्छा, इसमें मेरी जब हुकूमत के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी इसमें क्या मसला है, वो तो वैसे भी निकल सकता है, तो स्कीम में वो ना आए जिसने नॉर्मल में रहना है। मैंने कहा आप लोग इस बात को समझें वो करना क्या चाह रहा है। अब ताजिर को एक फैसिलिटी मिल गई है। ताजिर को फैसिलिटी ये मिल गई है कि वो इस फिक्स स्कीम में आएगा 1 साल के लिए। अच्छा, अपने असासे डिक्लेयर करेगा, ठीक है, जो वो नॉर्मल स्कीम में जाके डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर उसने छुपाए हुए हैं। अगर उसने असासे छुपाए हुए हैं तो वो नॉर्मल स्कीम में जब जाके डिक्लेयर करेगा तो पकड़ा जा सकता है। यहाँ पे हुकूमत ने ये कहा कि तुम मुझे 1% अपनी सेल्स का टैक्स दो और 25,000 रुपया दो मुझे एक कैश, और जो तुम असासे अपने डिक्लेयर करना चाहो कर लो, तुम्हारा ऑडिट नहीं होगा। सही है, ठीक है। तो अब तुम्हारा ऑडिट नहीं होगा, इसका मतलब जो असासा आज तक आपने छुपाया हुआ था वो आपने क्या कर दिया, उसको वाइट कर दिया। तो वो अंदर सिस्टम क्या आएगा, असासे वाइट करेगा और करके वो 30 जून 2027 को एक एमनेस्टी हो गई ना ये तो। अब ये एमनेस्टी लग रही है। पहले मैं भी इसको एमनेस्टी कहने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो बिलाल अजहर कियानी है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है, उन्होंने ये बड़ी दो टोक बात की थी, आपने हमारे प्रोग्राम में की थी कि अगर कोई नॉर्मेलिटी उनके रिटर्न गोशवारा जमा करवाया, गोशवारे के अंदर उन्होंने कोई असासा नहीं दिखाया तो वो हमें पता चल जाता है उसका असासा, तो फिर उसका ऑडिट होगा। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया ना, वो आएगा असासा दिखाएगा, उसको डिक्लेयर करेगा, और क्योंकि असासे के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं, आपकी आमदन के ऊपर टैक्स है, और पीछे तो आपने टैक्स देना नहीं है, आपने इस साल का टैक्स देना है 2026 की आमदन के ऊपर। तो 2026 की आमदन के ऊपर पूरा ईमानदारी से 1% टैक्स दे सकता है, ईमानदारी से अपने असासे दिखाएगा जो पहले छुपाए हुए थे। उसके बाद अगर वो निकलना चाहे तो एक साल बाद निकल सकता है। तो ये इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि टैक्सों की खैर बात होती है, ताकि इसी को आगे करें। एक जो मेजर इशू था ऑब्वियसली जो रियल स्टेट से जुड़े जो हैं लोग, उनका बहुत अरसे से कंसर्न है कि जो इसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है, टैक्स बढ़ाया गया है, तो उससे काफ़ी ये जो शोबा है नीचे चला गया है। तो उसमें आई थिंक IMF की भी रिजर्वेशंस थी, तो कोई आई थिंक रिलैक्सेशन जो है बिल्कुल वो फिर हाईएस्ट लेवल से इंटरवेंशन हुई है। जब हुकूमत ने ये बजट प्रपोज किया था उसमें जो रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर जो भी टैक्सों का बोझ था इनकम टैक्स का, उसको आधा कर दिया गया था। तो 115 अरब रुपए की रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ दी गई थी। उनके सेल और परचेज के ऊपर जो भी विदहोल्डिंग टैक्सेस रेट से उनको हाफ कर दिया गया। तो उस वक्त IMF ऑन बोर्ड नहीं था। फिर जब मैंने जराए से चेक किया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल अब IMF ऑन बोर्ड आ गया, और एक दफ़ा फिर जो इंटरवेंशन हुई वो हाईएस्ट लेवल से हुई है। तो हुकूमत को ये उम्मीद थी कि हम कर लेंगे, तो उन्होंने करवा लिया। कुछ आपकी साइड से भी कुछ हम एडवांटेज ले लेते हैं ना, तो इस तरह के एडवांटेज होते रहते हैं वो। बट इसमें एक सवाल जरूर पैदा होता है, ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो डाउन जा रहा था, उसके बहुत सारे फैक्टर्स थे, उसमें टैक्सेशन भी शायद एक फैक्टर होगा। अगर कोई 200 अरब रुपया टैक्स दे रहा है और आप उसको 115 अरब रुपए की रिलीफ दे देते हो, दे सकते हो। सेक्टर को चलाना चाहते हैं ना, प्लॉट्स की खरीद और फरोख्त हुकूमत करना चाहती है तो कर ले। सैलरी क्लास जो 630 अरब रुपया टैक्स देती है, उसको आपने दिया 52 अरब रुपए की रिलीफ। तो ये कोई बनता नहीं है। यहाँ पे किसी को ख्याल नहीं है कि यहाँ पे भी आधे टैक्सेस कम हो सकते थे अगर हुकूमत करना चाहिए। और ये 200 अरब की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी का काम है ट्रिलियन में होता है, ये ट्रिलियंस में काम होता है। अब ये तो अब इसमें एक और चीज़ है ना कि आप
तीन तरह की प्राइस है, फेयर मार्केट वैल्यू है, इसकी जो एक्चुअल प्राइस है, एक उसकी एफबीआर की वैल्यू है, एक प्रोविंशियल वैल्यू है। तो एफबीआर की वैल्यू का आप टैक्स लेते हो जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से भी 20-30% कम ही होता है। तो ज्यादातर लोग कानूनी तो उसमें कोई टैक्स चोरी तो नहीं है। अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए की घर ली है और एफबीआर की वैल्यू 70 लाख है, तो 70 लाख का वो पहले अगर वो खरीदार है तो 70 लाख का वो दे रहा था कोई 2.5% के करीब टैक्स, अब वो देगा 1.25% 70 लाख का। तो ये इस किस्म की चीजें हैं इसके अंदर। बहरहाल ये वो भी फाइनल, सुपर टैक्स भी फाइनल हो गया। सुपर टैक्स के अंदर जो हुकूमत ने रिलीफ जिस तरह बजट में प्रपोज की थी वो हो गया। इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को और हाई इनकम अर्नर्स को ज्यादा फायदा होगा इसके अंदर। अच्छा,